हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारी जो जीके की वेब सीरीज़ है उसका आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड। फ्रेंड्स, वैदिक पीरियड हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे हिस्ट्री की शुरुआत है, भारत के इतिहास की शुरुआत है। यहीं से हमारी जो हिस्ट्री की स्टोरी है वो यहीं से चालू होती है। आज से जो हमारी हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आगे जाने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पार्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एपिक एज वैदिक पीरियड, जिसको हम बोल सकते हैं। तो आज से हमारी जो हिस्ट्री है वो हम वैदिक पीरियड के बाद में आने वाली हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री जो है वो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होगी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारे भारत के अंदर ही आता था। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। इसके ख़त्म होने के कारण हमें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो नदियों के किनारे ये पूरी साइट्स के सिटीज़ बसे हुए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हो, इस वजह से यहाँ पर सभ्यता ख़त्म हो गई हो। लेकिन कुल मिलाकर जो भी यहाँ पे कल्चर वगैरह थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो एक दबके रह गए सभ्यता ख़त्म होने की वजह से। इस वजह से यहाँ के जो सोशल और कल्चर बातें थी वो हमारे तक नहीं पहुँच पाई। जो हमारे तक बातें पहुँची, जो आगे की हिस्ट्री में एपिक एज का पीरियड आया, वैदिक पीरियड का 1500 बीसी से 600 बीसी तक का ये पीरियड है स्टूडेंट्स। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में जो भी बातें हुई उनमें से बहुत सारी बातों को हम आज के प्रेजेंट टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो हिस्ट्री है आज से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्टोरी के रूप में आगे जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, किसी भी कारण से वो ख़त्म हुई, लेकिन वो जब ख़त्म हुई तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यन लोगों की अगली सभ्यता जो पनपी। अब ये आर्यन लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इनके बारे में बहुत सी अलग अलग बातें अलग अलग स्कॉलर्स ने बोली हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से आगे से जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है वहाँ से आए थे। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन लोग इंडिया के ही नेटिव थे, इंडिया के ही रहने वाले थे शुरू से। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों में हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो बातें कन्फ्यूजन में होती है उनके ऊपर सवाल पूछने पे एग्जामिनर भी घबराता है कि कहीं सवाल को कोई चैलेंज ना कर दे। तो फ्रेंड्स, जो आर्यन थे वो अब हमारे भारत में आके रहने लगे थे। तो आर्यन जो है सबसे पहले इन्हीं लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के आसपास रहने लगे थे। ये 7 नदियों की जो मैंने आपको बात बताई थी कि लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी कहा जाता था। तो इसमें रावी, सतलज, इंडस, ये सब नदियाँ आती थी। तो इस नदियों के आसपास ये लोग रहने लगे थे। अब ये लोग हम मान के चलते हैं कि यहाँ से आए होंगे, तो यहीं पे ये लोग रुक गए और यहीं पे इन्होंने अपना बसेरा बसा लिया, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ पर जीवन यापन कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। वहाँ पर कैसे नालियाँ बनी हुई थी, वो लोग किस तरीके से ग्रिड सिस्टम में घर बना के रहते थे पक्के पक्के। तो उसके बाद में जो ये आर्यनों की सभ्यता आई, ये आर्यनों की सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी, ये रूरल सभ्यता थी। वो अर्बन थी और ये रूरल थी। तो कितना बड़ा चेंज यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है दोनों सभ्यताओं में, जबकि दोनों का समय एक दूसरे से ज़्यादा आगे पीछे की नहीं है। तो उस सभ्यता के ख़त्म होने के बाद में जो ये सभ्यता पनपी, ये एक रूरल सभ्यता थी, जो आज दिन तक हमारे भारत में रूरल भारत ही हमारे बोला जाता है। पहले ग्रामीण भारत बोला जाता था हमारे भारत को। तो वहीं से ये सब बातें हमारे ग्रामीण के कल्चर में, जो रूरल के कल्चर में जो है, इसी सभ्यता से पनपती हुई चली आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो इस वैदिक पीरियड को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऋग वैदिक जो 1500 बीसी से 1000 बीसी था, एक लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक। इसमें ये ऋग वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल भी इसको हम कह सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड को। तो फ्रेंड्स, ये ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि इन दोनों के कल्चर्स अलग अलग थे। कुछ बातें जो यहाँ थी वो यहाँ पर आते आते चेंज हो गई। तो उन चेंज होने की वजह से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इन टाइम जोन को। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक पार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रचलन में थी। तो ऋग्वेदिक पार्ट में जो आपको सबसे पहली एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे वेदों की शुरुआत होती है, जो हमारे 4 मेन वेद हैं,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों के लिखने की शुरुआत यहीं से होने लगी थी। ऋग्वेद जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसको पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। तो वो ऋग्वेद और सब वेदों की लिखने की शुरुआत हमारी इस ऋग्वेदिक काल से ही हो चुकी थी। तो ऋग्वेदिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 4 पार्ट्स में, 4 वर्णों में हमारे जनता को डिवाइड किया गया था। तो सबसे ऊंची जो सबसे मेन वर्ण था वो था ब्राह्मण्स, उसके नीचे थे क्षत्रिय, उसके नीचे थे वैश्य, और ये तीनों जो हैं ये वर्ण, ये आर्यंस अपने आप को कहते थे। और एक वर्ण ऐसा भी था जो नॉन आर्यन था, जिसको नॉन आर्यन बोला जाता था, और वो शूद्रास थे। तो ये कौन कौन थे? ब्राह्मण्स के अंदर प्रीस्ट आते थे जो यज्ञ वगैरह करवाते थे, क्षत्रिय के अंदर वॉरियर्स आते थे जो युद्ध लड़ने जाते थे, और वैश्यस के अंदर हेडर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पीपल जो कामगार लोग आते थे, और शूद्रास थे जो इन सब लोगों के सर्वेंट हुआ करते थे, लेबरर्स हुआ करती थी, उनको शूद्रास बोला जाता था। तो ऋग्वेदिक पार्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही होगा। अगर उसको अच्छा लगा, वो वॉरियर बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो वॉरियर भी बन सकता था, और वॉरियर के बेटा ब्राह्मण भी बन सकता था। तो जिस घर में पैदा होने की स्थिति से हम नहीं कह सकते थे कि उसका आने वाला प्रोफेशन क्या होगा, वहाँ पे प्रोफेशन के हिसाब से अपना वर्ण बांटा गया था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी और बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड आया, वहाँ तक जाते जाते ये बात बदल गई, और उसके बाद में जो है ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होने लगा और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होने लगा। इसी तरीके से शूद्रों का बेटा शूद्र ही बनता गया। तो ये हम देख सकते हैं कि लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड में ये डिफरेंस एक तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जगह रखता है। और ऋग्वैदिक काल जो है एक स्वर्णिम काल भी बोल सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो है चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुआ करती थी, वहाँ की जो पर्दा प्रथा थी वो भी ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ करती थी, और वहाँ की जो विधवाएं हैं वो, जो भाई मरा है उसका छोटे भाई की दुल्हन भी बन सकती थी, और उसको कुछ एक अलग से नियोग का शब्द कहा जाता था। तो ये सब बातें ऋग्वैदिक पार्ट में हमें बोली गई हैं, और ऋग्वैदिक पार्ट में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती थी, और लेटर वैदिक पार्ट में महिलाओं का जीवन यापन का स्तर बहुत ही घट गया। तो ये सब बातें हमें जो है ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पार्ट में डिफरेंस करने को देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक एक ज़्यादा सक्षम पार्ट था, लेटर वैदिक पीरियड हमारा आज के पार्ट से काफ़ी रिलेट करता है। तो ये हमें इन दोनों पीरियड्स के बीच में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली कि जो ये छोटी छोटी किंगडम्स थी हमारी, उनको जनपद कहा जाता था। तो वो जनपद जो है, छोटी छोटी किंगडम्स को जनपद कहा जाने लगा, और जनपद पनपने लगे भारत में। तो ये जनपद जो हैं, इधर अफगानिस्तान के अंदर तक्षशिला जो पाकिस्तान के अंदर आता है, और कुरु, पांचाला, कोसला, मल्ला, विदेहा, और सबसे इम्पोर्टेंट था जो मगधा। ये सब छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, और कुछ दिनों बाद में ये जस्ट लेटर वैदिक पीरियड के बाद में महाजनपद बन गए। तो ये भी लेटर वैदिक पीरियड के बाद में हम पढ़ेंगे कि महाजनपद कैसे कैसे थे और कौन कौन थे। महाजनपदों में मगध, अवंती, ये सब मेन महाजनपद हुआ करते थे। तो लेटर वैदिक पार्ट में राजाओं का सिस्टम चालू होने लगा था। छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको जनपद कहा जाने लगा, कुछ दिनों बाद में जनपद के बाद में उनको महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये सब हमें यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक और जो बात इन दोनों पीरियड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करती है वो ये कि आर्यन सबसे पहले अपना जो डेरा जमाए थे वो इन लैंड ऑफ 7 रिवर्स के आसपास जमाए थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के आते आते आर्यंस का जो विस्तार है, उनकी जो बसावट है, वो पूरे इस 16 महाजनपद वाले इलाके में फैलने लगी थी। तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते वो सारी नदियों के किनारे, इधर गंगा, यमुना, इन सब नदियों के किनारे यहाँ पर आगे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। तो उन लोगों ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया था, अपने मेन जो राजधानी वगैरह है उनको यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी एक आउटलाइन तैयार की।
अब हम सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपके एक नोट्स तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप यहाँ पे जितनी भी नोट्स देख रहे हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारी वेबसाइट www.jobsguru.in पर मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ से आप हमारे इन नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन सर्वल स्टेजेस ऑफ वेव ड्यूरिंग 2000 बीसी टू 1500 बीसी। 2000 बीसी से 1500 बीसी तक आर्यंस जो हैं सर्वल स्टेजेस में, मतलब अलग अलग चरणों में ये लोग आए थे, ग्रुप्स में, एक साथ नहीं आए थे। तभी तो इतना बड़ा ग्रुप बना, यहाँ पर आके अलग अलग चरणों में आए थे, तो यहाँ आके शिफ्ट हो गए। और अगला पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद में थोड़े दिनों बाद में इन लोगों ने अपनी बसावट आगे के इंडिया के पार्ट में शिफ्ट कर ली थी, गंगा जमुना नदियों की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि वेन आर्यंस केम टू इंडिया द फर्स्ट सेटल इन एरिया नियर पंजाब सप्त सिंधु एंड लेटर सेंचुरीज दे पुश्ड इनटू द इंटीरियर सेटल ऑफ वैलीज ऑफ गंगा एंड यमुना। तो बाद की सेंचुरीज में जो है लेटर वैदिक पीरियड के आते आते वो गंगा और यमुना के नदियों के किनारे भी आगे इंडिया के अंदर आगे तक बढ़ चुके थे। तो ये हमारे दो पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो उस समय की लिटरेचर थी, वैदिक लिटरेचर, उसके अंदर हमारे 4 मेन प्रोडक्शंस हुए हैं, जिसमें से जो मेन है वो है द समितास वेदास जिनको कहा जाता है। तो और वेदास के अंदर जो 4 पार्ट आते हैं वो हमने आपको बताया, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। उसके बाद में जो अगला है द ब्राह्मण्स, द अरण्यक्स और द उपनिषद्स। ये 4 हमारे लिटरेरी प्रोडक्शन हुए थे। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हमारा वेदास। वेदास के अंदर जो 4 पार्ट आते हैं वो हमने आपको बताया सही अभी। और उसके बाद में जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वेदा थे अपरुषेय। अपरुषेय का मतलब होता है आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। और एक और पार्ट इम्पोर्टेंट था नित्यास, एग्जिस्टिंग इन ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, हम इन 4 वेदों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन 4 वेदों में जो 3 वेद थे, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, वे वेद त्रयी के अंदर आते थे। पहले 3 ही वेद हुआ करते थे। अथर्ववेदा जो है लेटेस्ट एडिशन है, ये पहले वेदास का पार्ट नहीं हुआ करता था। तो अभी भी एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद त्रयी का कौन पार्ट नहीं था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उसका सही आंसर था अथर्ववेद, वो वेद त्रयी का पार्ट नहीं था, वेदात्रयी का पार्ट। तो ये 3 वेद थे, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, ये वेदात्रयी के पार्ट थे। तो ऋग्वेदा जो है वो रिसाइटेड बाई जो होत्री के द्वारा पढ़ा गया था। ये होत्री एक उनके महात्मा थे, उनके द्वारा ये पढ़ा गया था। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट है। और ये ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल है। ये जो है ऋग्वेदा, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। मतलब ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो कहीं लिखा अगर पाया जाता है वो ऋग्वेदा के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोत्र वगैरह की शुरुआत जो है ऋग्वेदा में हुई थी। ऋग्वेदा में गोत्र को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सामवेदा है बुक ऑफ चांट्स, ये उदगात्री के द्वारा पढ़ा गया था। और ये बुक ऑफ चांट्स है, मतलब मंत्रों की किताब इसको ये बोलते हैं। यजुर्वेदा है जो सेक्रीफाइसल प्रेयर, जो यज्ञ हुआ करते थे उनमें जो हम सेक्रीफाइसल प्रेयर्स किया करते थे उनके बारे में हमारा तो यजुर्वेदा है। अथर्ववेदा जो है सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया वो है द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। तो इसको पहले हमने वेदों में भी नहीं रखा था, बाद में इसको वेदों में शामिल किया गया क्योंकि ये भी वेदों के जितना ही पुराना था। तो ये भी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखी गई है, मैजिकल फॉर्मूलाज, कैसे कैसे जादू टोने से किसी को ठीक किया जाए, उस टाइप से ये अथर्ववेदा बना हुआ है। तो अगला पॉइंट है जो मत्स्य पुराण, एक पुराण भी हुआ करते थे। तो मत्स्य पुराण जो है ओल्डेस्ट पुराण है सारे पुराणों के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट नोट हमने लगाया है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं वेदों के आसपास ही हमारे जो इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं दो भारत के अंदर बहुत ही मेन, द रामायणा और महाभारता, ये दोनों भी उसी समय लिखे गए। रामायणा जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, महाभारता वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है।
ये ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड है और 7 कांड इसके अंदर हैं, सुंदर कांड और बाल कांड, वो सब आप जानते होंगे। तो रामायणा को वाल्मीकि ने लिखा था और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक है। दोनों अपने अपने बारे में एक खास डिस्टिंग्विश कैरेक्टर रखते हैं कि ये ओल्डेस्ट एपिक है और ये लॉन्गेस्ट एपिक है, महाभारत। तो महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था और ये ओल्डेस्ट एपिक है। इसके अंदर 1 लाख श्लोकास आते हैं और भगवत गीता भी महाभारत के अंदर से ही ली गई है। तो जो पुराण हुआ करते थे, पुराण का मेन होता है ओल्ड, और मत्स्य पुराण जैसा कि हमने आपको नोट में बताया था ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है। तो ये सब बातें हमारे को मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके बारे में आप एग्जाम में जाते जाते एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। और अगला जो पॉइंट है हमारा निरुक्ता, ओल्डेस्ट डिक्शनरी। जैसे अभी डिक्शनरीज हुआ करती हैं तो निरुक्ता जो है ओल्डेस्ट डिक्शनरी इन द वर्ल्ड थी, ये भी उस वैदिक काल के अंदर ही चली आ रही थी। तो हमारा जो अगला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि एक सब वेद्स भी हुआ करते थे, तो वो किन किन वेदों के अंदर आते थे। तो आयुर्वेदा जो है आज भी आप देख सकते हैं। आप हम इस पार्ट को इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि इन सब चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों को आप आज के समाज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा, आज भी आपको आयुर्वेदा के बारे में बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है और ऋग्वेदा के कान से मिलता है, ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है आयुर्वेदा। गंधर्व वेदा, गंधर्व वेदा सामवेदा के उससे रिलेटेड है। धनुर्वेदा यजुर्वेदा के साथ एसोसिएटेड है। शिल्पा वेदा अथर्ववेदा के साथ एसोसिएटेड। तो जो इसमें आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा जो है मेडिसिन्स के ऊपर था। गंधर्व वेदा म्यूजिक के ऊपर था। धनुर्वेदा आप जानते हैं आर्चरी, जैसे इसके नाम से आपको लग रहा है कि आर्चरी और धनुर्विद्या से रिलेटेड था। शिल्पा वेदा अथर्ववेदा ये एक साइंस ऑफ क्राफ्ट था, वेल्थ था। विश्वकर्मा वाला जो है पार्ट वो शिल्प वेदा के आना, शिल्पकार हुआ करते थे, तो ये अथर्ववेदा के अंदर आता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गंधर्व वेदावाज एसोसिएटेड टू ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा अथर्ववेदा, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसका आंसर सामवेदा सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं तो आप हमारी jobsguru.in साइट पे जा सकते हैं। वहाँ आपको पूरे एशियंट इंडिया का एक अलग से फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, तो आप उस टेस्ट को दे सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया और आपकी कितनी तैयारी है इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे PDF फॉर्मेट में ये जो है, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने को भी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है स्लाइड के अंदर वो है ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल देमसेल्फ आर्यंस वर लिविंग इन द एरिया विच वाज नोन एज सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो हमने आपको ये पहले ही बता चुके हैं बहुत बार कि 7 रिवर को सप्त सिंधु कहा जाता है और ये आर्यन सबसे पहले सप्त सिंधु के किनारे आ जमे थे। तो इन नदियों को संस्कृत में कुछ अलग नाम बोला जाता था पहले। तो इंदस नदी को जो है सिंधु नदी बोला जाता था, झेलम नदी को वितासा नदी बोला जाता था, चेनाब नदी को असिकानी नदी बोला जाता था, ब्यास नदी को विपास नदी बोला जाता था, रावी नदी को परुष्णी नदी बोला जाता था और सतलज नदी को सतुदरी। तो ये आपको एक बार आउटलाइन एक तरीके से अपने दिमाग में डाल लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। और 7th नदी जो सरस्वती, उसको आज भी सरस्वती नदी ही कहा जाता है। तो ये आपको नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नदियाँ एग्जामिनर्स की बहुत फेवरेट होती है, नदियों से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द 10 राजन वार। एक उस वैदिक पीरियड में वार हुआ था, उस वार को बोला जाता है द 10 राजन वार। ऋग्वेदों के टाइम पर ये वार हुआ था। इस वार के अंदर 10 राजाओं ने आपस में जंग लड़ा था। उसमें से जो भरत का राजा था 10 सुदास, वो जीता था। और ये वार जो है ये युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी को आप देख सकते हैं परुष्णी नदी भी बोला जाता था उस समय। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसके बारे में हमने अलग से एक टॉपिक बनाया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्रोमाइज ऑफ 4 वर्णास नेमली वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे 4 वर्णों में पीपल्स को डिवाइड किया गया था। और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। इनमें से 3 को आर्यन बोला जाता था और एक था शूद्र नॉन आर्यन। और आपको हम पहले इनके बारे में बता चुके हैं कि ऋग्वेदिक काल में
ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका बेटा हो वो ब्राह्मण ही बने। प्रोफेशन के हिसाब से वर्णों में बांटा जाता था। जो क्षत्रिय का काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो वैश्य का काम करते थे वो उनको वैश्य कहा जाता था। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात थी ऋग्वैदिक काल की, कि हम अब प्रोफेशन के हिसाब से इनको डिवाइड किया करते थे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट भी हमारा यही कहता है कि द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टू टू डिफरेंट पोजीशन एंड बिलोंग टू डिफरेंट वर्ना। एक ही फैमिली के दो जो पीपल्स हैं वो अलग अलग वर्णों में भी आप उनको बोल सकते थे। तो हमको ये बात कहाँ से पता चलती है? एक श्लोक है हमारा ऋग्वेदा के अंदर, एक कहावत है, एक बोला गया है बात, उसको हम पढ़ते हैं। आई एम अ सिंगर, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ए ग्राइंडर ऑफ कोड। तो इसमें तीनों प्रोफेशंस अलग अलग हैं एक ही फैमिली के अंदर। तो ऐसा हमारा सिस्टम ऋग्वेदिक के अंदर हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो ऋग्वेदिक के ज़माने में नहीं देखने को मिलती थी, जो आज देखने को मिलती है। विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिजीज हस्बैंड, दैट इज़ कॉल्ड नियोगा। तो एक विधवा जो है अपने देवर के साथ में शादी कर सकती थी, उसको नियोगा कहा जाता था उस प्रथा को। काऊ को जो है अघन्य, न मारा जाने वाला प्राणी कहा जाता था। तो न मारे जाने वाला जीव काऊ को बोला जाता था उस समय, और काऊ को मारने वाले को मृत्युदंड उस समय दिया जाता था। तो काऊ उस समय भी इतनी होली थी कि उसको नहीं मारा जाता था। तो इसको भी हम आज के कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे आज के सिस्टम में चल रहा है कि काऊ को नहीं मारे जाने वाला जो है जीव माना जाता था, और सजा भी उस समय मृत्युदंड दी जाती थी। एल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा एंड सोमा वर कंज्यूम्ड। तो उस समय जो है एल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा और सोमा कंज्यूम की जाती थी। सोमा को आप भांग के साथ रिलेट कर सकते हैं आज की तारीख में। और इसके बारे में ऋग्वेदों में एक अलग ही मंडल बनाया गया है, जो अलग अलग मंडल होते थे। तो सोमा मंडल नाम का एक अलग ही चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि सोमा कब कब पी जाती थी और क्या क्या यज्ञ करते समय सोमा पी जाती थी। तो ये सब हमारा जो है ऋग्वैदिक काल का पार्ट था। अब हमारा जो है लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी, ये पीरियड हमारा जो आगे का है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्यंस वर्चुअली कवर्ड द होल नॉर्दर्न इंडियन अप टू द नर्मदा, चंबल, सदानीरा, दैट इज गंडक रिवर। तो इस पीरियड में जो है आर्यंस ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया, और नॉर्दर्न इंडिया को पूरा कवर कर चुके थे वो। और नर्मदा, चंबल, इन सब रिवर्स के किनारे अपनी बस्ती इन्होंने बसा ली थी। सदानीरा जो है गंडक रिवर जो अभी की है, उसको पहले सदानीरा रिवर कहा जाता था, क्योंकि ये सदा इसमें पानी बहता होगा तो इसका नाम सदानीरा आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल किंगडम्स इमर्ज एट दैट टाइम, दैट किंगडम्स आर कॉल्ड जनपथ्स। जो उस समय छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी उनको जनपद कहा जाने लगा। यही जनपद आगे जाके महाजनपद बने, ये मैंने आपको पहले बताया था। और मेन जो जनपद थे उसमें वो थे कुरु, पांचाला और काशी। और इस पीरियड में इंडिया जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कहा जाने लगा। आर्यवर्ता जो कि नॉर्दर्न इंडिया था, ये नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट था जिसके अंदर 16 महाजनपद आते थे, उसको आर्यवर्ता कहा जाने लगा। इन नोटेशंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस में हिस्ट्री के अंदर इनको यूज़ करने वाले हैं कि आर्यवर्ता के अंदर ऐसा हुआ, मध्य देशा में ऐसा चल रहा था। तो मध्य देशा जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, और दक्षिण पार्ट जो है साउथ इंडिया को जो बोला जाता था दक्षिण पार्ट। साउथ इंडिया की जो कितनी भी किंगडम्स थी, जैसे कि वहाँ की चोलास, पांड्यास, इन सब किंगडम्स को जो है दक्षिण पार्ट के अंदर गिना जाता था। तो अगला जो इन ऋग्वेदिक टाइम्स यज्ञस बिकम मोर इलोबरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड विच डन बाय ओनली ब्राह्मण्स। तो केवल ब्राह्मण्स के द्वारा ही यज्ञ करने जाने लगे। यज्ञ इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने उनके मंत्र वगैरह बहुत ही हार्ड हो गए, तो उनको केवल ब्राह्मण्स ही कर सकते थे, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मण्स को ही यज्ञ करने के लिए बुलाया जाता था। इसमें हमारे पास में 4 तरीके के यज्ञ हमारे मेन माने गए हैं। ये था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपने बहुत सारी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज और हिस्ट्री मूवीज में देखा होगा कि राजसूय यज्ञ जब किया जाता था, जब राजा का अभिषेक करना होता था। ये 1 साल तक चलता था, और इसमें अलग अलग तरीके के आयोजन किए जाते थे कि राजसूय यज्ञ चल रहा है हमारे राज्य में, तो उसमें नए राजा का अभिषेक होगा। तो ये जो है अभिषेका के नाम से भी जाना जाता था, राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, ये ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता था। इस यज्ञ को करने के बाद में जो है मतलब
देश और राज्य में राजा के में स्ट्रेंथ गेन करी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ ये एक बहुत ही फेमस यज्ञ था जो भगवान राम ने भी किया था। इसमें हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, जहां जहां वो हॉर्स जाता था घोड़ा, वहां पर वो राज्य के अंदर में आ जाता था जिस राज्य ने घोड़े को छोड़ा है। और अगर उस घोड़े को कोई चुनौती देता था, अपने राज्य में बांध लेता था, तो उसको घोड़े छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप सभी जानते हैं। उसके बाद में अग्निस्तोमा यज्ञ, तो सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स टू अग्नि, मतलब अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको अग्नि के लिए, अग्निदेव के लिए उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये सब हमारे जो हैं उत्तर वैदिक काल में, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें यज्ञ चला करते थे। ये इसमें यज्ञ वगैरह की सभ्यता पनपी और जो है कास्ट सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा रिजिड हो गया। कास्ट सिस्टम, जो लोग ब्राह्मण थे उनके बेटे ब्राह्मण बनने लगे। प्रोफेशन के हिसाब से जो ऋग्वेदिक काल में जो व्यवस्था थी वो भी हट गई यहाँ पर। यहाँ पर जो है लेडीज़ का जीवन यापन स्तर भी बहुत घट गया। यहाँ पर विधवाओं को बहुत ही अलग थलग रखा जाने लगा। तो ये सब जो है अलग अलग करने वाली हमारी बातें हैं ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल जो है उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ गए। तो गोत्रा जो है, गोत्रा का सिस्टम वो भी लेटर वैदिक पीरियड में हमारा यहाँ से आया है। द किंगडम विच वर नोन एज जनपद इन लेटर वैदिक पीरियड बिकम महाजनपद इन द कमिंग पीरियड। देयर वाज 16 महाजनपद इंडिया। तो जो किंगडम जनपद के रूप में जानी जाती थी उनको अब महाजनपद कहा जाने लगा। अब हमारा जो आने वाला पार्ट है उसमें हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। उन महाजनपदों में मगध, अवंती और ये सब जो जनपद थी, पांचला, कुरुक्षेत्र, ये बहुत ही शक्तिशाली थी। सबसे शक्तिशाली जो थी वो मगध एम्पायर थी। मगध एम्पायर में ही हमारे अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब यहीं के लोग थे। और अवंती राज्य से इनका हमेशा झगड़ा चलता रहता था, जो भी एक बहुत ही महान राज्य था। अवंती को महेशमती भी कहा जाता है, जैसा कि आपने बाहुबली में महेशमती नाम सुना होगा, तो इसका एक नाम महेशमती भी है। अब ये वही महेशमती है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन महेशमती इसको कहा जाता है। बाद में जो राजा थे मगध डायनेस्टी के, शिशुंगा राजा ने अवंती पे अटैक करके अवंती को भी मगध एम्पायर में मिला लिया था। तो इस तरीके से मगध एम्पायर की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और यहीं से फिर हमारे को चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट, और उसके बाद में अशोका द ग्रेट, और गुप्ता एम्पायर की जो भी राजधानी वगैरह हुआ करती थी वो भी मगध एम्पायर के आसपास ही हुआ करती थी। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि मगध एम्पायर इन सब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज हुआ करता था। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन महाजनपदों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे और उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइज ऑफ मगध एम्पायर और आगे आने वाले वीडियोज में अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज से हम हर टॉपिक की वीडियो की एंड में जो है एमसीक्यूज सोल्व किया करेंगे। तो उस एमसीक्यूज से जो हमारे टॉपिक पिछले वीडियो में रह गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम में किन किन तरीके के क्वेश्चन हमारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो पहला वीडियो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे हमने एमसीक्यूज नहीं लिए थे, तो उसके एमसीक्यूज भी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। तो जो वहाँ के एमसीक्यूज का जो पहला क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज द हड़प्पा, रामपुर, मोहनजोदारो, लोथल। सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी साइट वो थी हड़प्पा, जैसा कि आपको हमने बताया 1921 में की गई थी ये। मोहनजोदारो जो है 1922 में की गई थी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लॉर्ड कैनिंग, वीएस अग्रवाल, दयाराम साहनी, एल बसंत। तो दयाराम साहनी ने हम आपको बताया था कि हमने कि 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा साइट खोजी थी। तो हड़प्पा साइट को, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो दयाराम साहनी इसके मेन खोज करता थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड के अंदर है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एज नॉन आर्यन बिकॉज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन को कहा जाता था। उसको नॉन आर्यन इसलिए कहते थे, वो आर्यन से इसलिए अलग थी क्योंकि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इट वाज एन अर्बन, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये भी गलत ऑप्शन है। इट हैज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये भी गलत ऑप्शन है। इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली, तो इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्यंस की जो सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं हमारे भारत में।
तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इट वाज एन अर्बन। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने का हमें फ़ायदा होता है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहाँ भी कर लेंगे हर टॉपिक के एंड में, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन है दोबारा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूजुअली ट्रेडेड विद चाइनीज, रोमन्स, पाथियंस, मेसोपोटामियंस। तो इंडस वैली पीरियड के दौरान जो है पीपल्स, वो किसके साथ में ट्रेड किया जाता थे? मेसोपोटामियंस एंड सुमारियंस। तो ये मैंने आपको बताया था कि सुमेरियन और मेसोपोटामियन जो है वो एक समकक्ष वेबसाइट वो सिविलाइजेशन थी, इन्हीं के साथ में ये चला करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन फाउंड इन धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है हड़प्पन टाइम्स का एक साइट के अंदर फाउंड किया गया है, वो कौन सी साइट थी? तो वो साइट थी धोलावीरा। ये धोलावीरा जो साइट है ये गुजरात में यहाँ पर कहीं है, लोथल के पास में, गुजरात के अंदर धोलावीरा ये साइट है यहाँ पर। तो इस साइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये साइट जो है वो सबसे लास्ट में हमारे अभी खोजी गई है, लेटेस्ट। इसकी खोजने की तारीख 1967 से 68 तक हम जा सकते हैं इसको खोजने का टाइम। और ये साइट है जो ये सबसे लास्ट में हमारी खोजी गई है भारत की। इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है जे पी जोशी जी को। तो धोलावीरा जो है सबसे लास्ट में खोजी गई है। और लोथल के बारे में मैंने आपको बताया था, लोथल प्लस सुरकोटड़ा ये जो थे वो पोर्ट सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ से पोर्ट में सामान मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन की तरफ भेजा जाता था। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, जो रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट कालीबंगन, धोलावीरा, कोडिजी, अमरी। तो इसका भी आंसर धोलावीरा है। तो रॉक कल्ट आर्किटेक्चर भी वहीं पे मिलता था धोलावीरा में, और एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें धोलावीरा में मिलता था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के एमसीक्यू की तरफ। जो आज का हमारा वीडियो था वैदिक पीरियड का, उसके क्वेश्चन हम एमसीक्यू देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारी साइट www.jobsguru.in पर आप इन सभी एमसीक्यूज़ को भी पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। और आपको जैसा हमने बताया कि पूरे टॉपिक का पीडीएफ फॉर्मेट भी आप वहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ईजी होगा। और इनका फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आप एंशिएंट इंडिया, टॉपिक वाइज जैसे मॉडर्न इंडिया, इनका सबका दे सकते हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर। तो आप इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर फ़ायदा उठाएं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का इस टॉपिक के अंदर, वैदिक पीरियड के अंदर, वो है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन रेस। तो एमसीक्यू लेने का ये फ़ायदा है कि हमारे वीडियो में जो टॉपिक पीछे छूट गए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, उनका हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ के जरिए याद कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट उनको मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट ह्यूमन आर्यन रेस। तो आर्यन को रेस सबसे पहले किसने कहा था? विलियम जोन्स ने, एच विल्सन ने, मैक्स मूलर ने, जनरल कनिंघम ने। तो इसका आंसर है मैक्स मूलर, एक यूरोपियन था, उन्होंने आर्यंस को सबसे पहले एक रेस कहा था, एक जाति कहा था मतलब। ये एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज, स्टेपल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड वैदिक आर्यन का क्या था? बार्ली एंड राइस था, मिल्क एंड डेट्स प्रोडक्ट्स था, राइस एंड पल्सेस था, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि बार्ली और वीट ही वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन ये जो हमें आर्यन पीरियड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर के साथ साथ में उन लोगों ने मिल्क एंड इन प्रोडक्ट्स पे भी अपनी निर्भरता बनाना शुरू कर दिया था। तो मिल्क एंड प्रोडक्ट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एसएससी एमईटी 2008 का क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फोर। कुरुक्षेत्र में महाभारत कितने दिनों तक लड़ा गया था? महाभारत जो लॉन्गेस्ट एपिक था वो वर्ल्ड का, वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो वो 18 दिनों तक लड़ा गया था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हु एमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर जो कालिदास ने लिखी थी, चरका ने लिखी थी, पणनी ने लिखी थी या आर्यभट्ट ने? तो वो पणनी ने लिखी थी। पणनी वाज द ऑथर ऑफ संस्कृत ग्रामर। इसको अष्टाध्यायी भी कहा जाता है संस्कृत ग्रामर को। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर थी इन द वर्ल्ड। इसको आपको याद रखना होगा कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर इन द वर्ल्ड इज
अष्टाध्यायी पन्निनी, तो संस्कृत ग्रामर पन्निनी ने लिखी थी। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड का, वो है द वर्ड गोत्रा ओकर्स इन फर्स्ट टाइम इन, गोत्रा सबसे पहले कहाँ था, इसका आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऋग्वेदा में हमने आपको बताया हुआ है, टॉपिक में था। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज पतंजलि गौतम जैमिनी शंकराचार्य, ये कुछ साइंटिस्ट उस जमाने के थे, उन्होंने योगा किसने डिस्कवर किया था, एक बेसिकली क्वेश्चन है। तो योगा से आप पतंजलि को रिलेट कर सकते हैं, आप इस प्रेजेंट टाइम में भी ये कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी जो योगा के गुरु हैं, तो वो जो हैं पतंजलि नाम से एक अपनी संस्था चलाते हैं जिसके अंदर वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ से आप आज के टाइम के अनुसार इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पतंजलि इज द राइट आंसर, योगा जहाँ भी दिखे आपको पतंजलि क्वेश्चन मार्क कर देना ऑप्शन में। तो पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, यहाँ भी पतंजलि दिखाई दे रहा है, तो योग सूत्र। मनुस्मृति मेनली डील्स विद सोशल ऑर्डर लॉज इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, अब वहाँ पे आर्यन पीरियड में कुछ स्मृतियाँ बनाई हुई थी, कुछ किताबें लिखी हुई थी, तो उसमें से मनुस्मृति किसके साथ डील करती थी, वो लॉज के साथ में डील करती थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2007 में आया है। तो नेक्स्ट हमारा जो हम चलते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, वो है हु कंपोज द गायत्री मंत्र। अब आप जानते हैं कि हमने बताया था गायत्री मंत्र जो है वो भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता भी जो है महाभारत के अंदर से ली गई थी, तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, और जो गायत्री मंत्र है वो आपका भगवत गीता के अंदर से आता है, उसको कंपोज किया था विश्वामित्रा ने। विश्वामित्रा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है, वशिष्ठ, इंद्र, परीक्षित, इन तीनों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये एक मेन क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, वो कंपोज द गायत्री मंत्र, विश्वामित्रा कंपोज द गायत्री मंत्र। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ, दो वैदिक आर्यंस थे उनका रिलीजन क्या था, प्राइमरीली भक्ति था, इमेज ऑफ वर्शिप ऑफ यज्ञ था, यज्ञों की वर्शिप करना था, वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञों की वर्शिप करना था, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, वो नेचर की वर्शिप के साथ साथ में यज्ञ भी किया करते थे, तो ये राइट आंसर है। ये यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारी स्लाइड्स में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप इस पूरे वीडियो के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में jobsguru.in वेबसाइट से ले सकते हैं, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होने के साथ साथ में ये वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हैं वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया और साइंस वगैरह के। तो इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं और अपना स्कोर भी पता कर सकते हैं आप कि आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड पे चल रही है, तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ jobsguru.in की साइट के बारे में। यहाँ पर हमने 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं, इन 4 सेक्शंस में आप अलग अलग सेक्शन में जाके अपने अपने टॉपिक्स को खोज सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में हमने कैसे स्टडी प्लान बताया हुआ है कि सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री है, तो हम अभी हिस्ट्री पे चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20 जुलाई से पहले आपकी हिस्ट्री, ये जीके के पार्ट्स को पूरा कवर कर दूं, ताकि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकें एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट है। तो 20 जुलाई से पहले हम अपना पूरा जीके का कोर्स कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डाउनलोड्स भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो अभी आपको नोट्स मिलेंगे वो भी यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल का, तो यहाँ से आप इस यूट्यूब चैनल पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल का नोटिफिकेशन आइकन होता है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशंस है वो जल्द से जल्द मिल सकें। तो हम 20 तारीख से पहले अपना जीके का कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और आने वाले वीडियोस में हम आगे हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य और इन सब की हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, इन सबको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोस में। जय हिंद।